इस वीक के अंदर हम ओवरऑल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और इसको मास्टर्स करेंगे। स्मार्ट मनी के A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मास्टर करेंगे। क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते हैं, स्मार्ट मनी है क्या और उसके कोर कॉन्सेप्ट कौन से हैं। SMC refers to a trading methodology that interprets price action based on how institutional traders, banks, hedge funds, etc., manipulate the market to accumulate or distribute position before big move। बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि SMC एजुकेशन अलग है, प्राइस एक्शन एजुकेशन अलग है। दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, ऐसा नहीं है। ये एक प्राइस एक्शन का मेथड है, या आप यूं कह लें कि एडवांस प्राइस एक्शन है। तो SMC कुछ डिफरेंट नहीं है, ये प्राइस एक्शन का एक किस्म है। जो हम सिंपल प्राइस एक्शन मार्केट में चार्ट के ऊपर देखते हैं, उसी को अगर थोड़ा एडवांस तरीके से देखा जाए, जिसमें ऑर्डर्स की हिस्ट्रीज को ऐड किया जाए और जिसमें रिटेलर्स की मूवमेंट को ऐड किया जाए, और यूं समझो रिटेलर्स की साइकोलॉजी को ऐड करके प्राइस एक्शन को यूज किया जाए, वो प्राइस एक्शन उसको हम SMC बोलते हैं। क्योंकि ये वाला प्राइस एक्शन मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि जब हम समझते हैं कि प्राइस को डाउन ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए तो वहां से अप ट्रेंड हो जाता है। समटाइम्स अप ट्रेंड सोच रहे होते हैं तो वहां से डाउन ट्रेंड हो जाता है। या फिर जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता। मैंने काफी देखा, बहुत रिसर्च की इस ट्रेडर्स के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल का जवाब दिया कि सर, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो पहले हमें लॉस होता है काफी, मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है और हमें लॉस होता है, और फिर जाके हमें प्रॉफिट होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है जहां से हम बाय करते हैं या जहां से सेल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जहां से बाय सेल करते हैं पहले तो हमें लॉस देखना पड़ता है, इंतजार कर करके फिर जब प्राइस आती है, या तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ब्रेक इवन पे ट्रेड को क्लोज कर दूं, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, ज्यादा लॉस देख के आता हूं, बस डर के मारे फिर हम जो है ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ये ज्यादा रेशो है ऐसे ट्रेडर्स की। वो क्यों ऐसा? क्योंकि वो ये वाला स्ट्रक्चर समझते नहीं है। अगर ये समझेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कब हम एंट्री करें और कब हम एग्जिट करें। जो कोर प्रिंसिपल है इसके अंदर, मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर समझ के आए ऑलरेडी, जिसके अंदर हायर हाई हायर लोस, लोअर हाई लोअर लोस, इनसे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये आप लोग को पहले भी पता है, आपने ये स्ट्रक्चर देखा भी है, और मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है कि हायर हाई और हायर लोस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम क्या कंफर्म करेंगे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, रेंज है या फिर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बस इन्हीं के जो स्ट्रक्चर्स को अगर यूज करेंगे एज पर द SMC लॉ, जिसके अंदर हमें मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रक्चर हम बेसिक प्राइस एक्शन में सीखते हैं, जिसको हम लो या फिर हाई या फिर हायर हाई या लोअर लो बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है। और जो हम इस SMC के स्ट्रक्चर से कंफर्म्ड हाई एंड कंफर्म लोज और ट्रेंड शिफ्टिंग सीखेंगे, वो भी गलत नहीं है, ये ज्यादा एडवांस्ड रहेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें सीखना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें सीखना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर से मुराद है कि ट्रेंड शिफ्ट, डाउन ट्रेंड था अब अप ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और अप ट्रेंड बनाएगी, या अप ट्रेंड है तो फिर डाउन ट्रेंड कब बनेगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा। एंड देन जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमें इंक्रीज करने के लिए वो पॉइंट्स चाहिए कि कहां से हम इंक्रीज करें, कहां से हम एग्जिट करें। एंट्री एंड एग्जिट को समझने के लिए पहले मार्केट को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए कि कौन सा ट्रेंड है। फिर जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डाउन ट्रेंड है, तो फिर अब हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं डाउन ट्रेंड में कौन से पॉइंट से एंटर करूं, कौन से पॉइंट से एग्जिट करूं। एंट्री एंड एग्जिट को समझने के लिए आपको लिक्विडिटी जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स,
या फिर इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वेप्स, स्टॉप हंट्स, ये हमें समझने पड़ेंगे। तो यूं समझ लीजिए इस स्लाइड के ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है ये 80% ऑफ एजुकेशन है एसएमसी की। अगर ये आपको आ जाता है और इसमें मास्टर हो जाते हैं 80%, आप एसएमसी के मास्टर बन जाओगे। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जानते हो, बस हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ये सारे पॉइंट्स जोड़ेंगे। लिक्विडिटी जोन्स क्या होती है, इसको समझिए। रिटेल ट्रेडर्स ऑफन प्लेस स्टॉप लॉसेस अबोव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट। बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स में, तो सपोर्ट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस आप लगाते हो कि ये मेरा स्टॉप लॉस है और इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी को क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन टारगेट दी जोन्स टू ट्रिगर स्टॉप हंट्स एंड एंटर लार्ज पोजीशन। जैसे ही वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, वो अपने बहुत बड़ी पोजीशंस जो है वो लगाएंगे। कितनी बड़ी पोजीशन होती है, एक रिटेलर की कितनी पोजीशन होती है और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की कितनी पोजीशन होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन ऑर्डर ब्लॉक्स, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इसको टाइम देना है ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए। द लास्ट बुलिश बेयरिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो हम प्राइस एक्शन में सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ते हैं, कि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो जोन क्रिएट करते हैं, लोग समझते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन 100% हर दफा सप्लाई एंड डिमांड की जोन वाला ऑर्डर ब्लॉक हमेशा नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन अगर मीट हो रही होंगी तो फिर ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं उन एरियाज के अंदर। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कहां पर वो प्लेस करेंगे ऑर्डर। एंड देन फेयर वैल्यू गैप्स, ये सिंपल है कि प्राइस के बीच में गैप, या उसको हम बोलते हैं दूसरे लफ्जों में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा होगा कि कभी कभार छोटी 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 कैंडल्स चलती हैं और एकदम से कभी कभार बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, किसी भी आप टाइम फ्रेम के ऊपर आप चेक करोगे। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपको बताऊं, यहां से इस किस्म की डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे कि यहां पर क्या देख रहे हैं आप, एक रेंज देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपने एक रेंज देखी, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, नॉर्मल कैंडल्स हैं। अगर एकदम से ब्रेकआउट हो जाए और एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। और उन्हीं जगह पे एक लेवल होती है, उस लेवल को प्राइस दोबारा टच करती है एंड देन वहां से दोबारा गिरती है। ये देखिए, यहां से प्राइस दोबारा मार्केट में डाउन जाती है। तो ऐसे एरियाज जहां इम्बैलेंस या डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाए, तो उन जगह पे भी हमें एक एंट्री पॉइंट मिलता है, वो भी अंडरस्टैंड करना है। एंड देन लिक्विडिटी स्विप्स, लिक्विडिटी हंट्स कौन सी जगह पे होते हैं, मुख्तलिफ जगह होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे मार्केट की मूवमेंट है, लोअर लोज बन रहे हैं, तो मोस्टली ट्रेडर्स जो रिटेलर्स होते हैं, अगर यहां पर वो उन्होंने एंटर किया है, तो यहां पर स्टॉप लॉस, इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा यहां पर। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो हमेशा समझते हैं कि रेजिस्टेंस से नीचे नीचे मार्केट चलती है, इससे ब्रेक करेगी तो वैसे ही अप ट्रेंड हो जाएगा। फिर क्यों ना हम इन पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट करें। अब ये हमें नहीं पता चलता कि कितने स्टॉप लॉस कौन से लेवल के ऊपर हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है सारा, क्योंकि उनके पास जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं, उनको सब दिखता है कि कहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। उसी पॉइंट तक आएंगे एंड देन मार्केट को ब्रेक करके, कुछ लोग समझेंगे अब ट्रेंड होने वाला है, कुछ लोग समझेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट हो गया तो अब रिटेस्टमेंट होगी एंड देन मार्केट ऊपर जाएगी। देन मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ के स्टॉप लॉसेस को हंट करके
यहाँ पर खुद वो बहुत बड़े ट्रेड प्लेस करेंगे एंड देन मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ पुश होगी, या तो इम्बैलेंसेस बनेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट बनेगी और मार्केट बहुत ज्यादा लो बनेगी। इस वाले पॉइंट के अंदर वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज कर सकते हैं वो। तो स्टॉप हंट, लिक्विडिटी स्वेप, ये हमें बाइनरी ऑप्शन में भी इतना ही रिक्वायर है जितना फॉरेक्स के अंदर। देन एक एग्जांपल है स्मार्ट मनी कौन सी होती है, डम मनी कौन सी होती है। स्मार्ट ट्रेडर्स एम टू बी ऑन द साइड ऑफ स्मार्ट मनी, नॉट कॉट विद द रिटेल क्राउड डम मनी। तो ये जो डम मनी या स्मार्ट मनी, ये जो कॉन्सेप्ट है, असल में बहुत ज्यादा जो है ना, आप ये ना समझो कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, बस उनका वो प्रॉफिट होता है जो रिटेलर्स लॉस करते हैं, ऐसा नहीं होता। उनके और भी होता है, वो हेजिंग भी करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर कुछ कोई और होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करते हैं वो कुछ और होते हैं। तो वो अपनी पोजीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्राउड को हटा के, जो रिटेलर्स का क्राउड होता है उनको हटा के सिर्फ वही पोजीशंस के अंदर होते हैं। इसके आगे चल के एग्जांपल बहुत पढ़ेंगे हम। अब इनमें से अगर देखा जाए, यहां तक ये वाले जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने हैं। आप लोगों में क्या ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो इन 5 टॉपिक में किसी भी एक या 2 टॉपिक को मास्टर किया हो या समझते हो कि हाँ हम इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं? सर सर मार्केट मैंने तो स्ट्रक्चर के बारे कम में से तो है कम नॉलेज। आपको जावेद इकबाल, आप बात कीजिए। आपका जी सर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है नॉलेज, और लिक्विडिटी के बारे में आपने जो इसी कोर्स में बताया था वो भी, उसके बारे में भी पता है। बाकी नहीं। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के बारे में इतना नहीं है नॉलेज। ओके। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ये समझना है, ठीक है, आप सबको। आगे देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो। रिटेल ट्रेडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, हम फीचर्स के ऊपर बात करें। ये आप की फीचर्स और जो इन दोनों के ट्रेडर्स के हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं। यहां से देखें, स्मॉल कैपिटल है और इनका वेरी लार्ज कैपिटल, फर्क है ना, देखो, रिटेल ट्रेडर में और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में। लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट मूविंग डेटा, डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरबैंक मार्केट, डीप लिक्विडिटी, यूजेस स्टैंडर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? मेटा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू, यूजेस एडवांस एल्गोरिथम्स, प्रोप्राइटरी डेटा एंड एआई। और ये वाले यूज वो ज्यादा करते हैं, प्रोप्राइटरी टूल्स एंड ब्लूमबर्ग टर्मिनल। और हमें वो नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत महंगा है। इसके अंदर बहुत सारा डेटा भी मिलता है वैसे। हमें स्लिपेज या फिर वाइडर स्प्रेड होती है क्योंकि हम कभी कभार ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते बहुत वाइडर स्प्रेड की वजह से। और इनके बहुत ही कम होते हैं स्प्रेड, और ऑटोमेटिक बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाती है, इसकी स्लिपेज बहुत कम होती है। ओके। ट्रेड्स आर ऑफन इमोशन ड्रिवन होता है, और ये ऑफन मूव्स द मार्केट ड्यू टू द ट्रेड साइज। ये मार्केट को मूव करते हैं और इनके इतना असर होता है ट्रेडिंग में कि ये मार्केट को मूव करते हैं। अब जैसे ये वाले फीचर्स देखें ना, कि हम अगर रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करेंगे, इम्पैक्ट ऑन मार्केट क्या पड़ेगा? कोई भी नहीं पड़ेगा इतना खास। लेकिन ये जब ट्रेडिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे? कैन मूव प्राइस लेवल्स, मार्केट को मूव करने की ताकत रखते हैं ये लोग। ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारे पास से हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास क्या कैपिटल होता है। $100 से $1 लाख तक ट्रेडर होंगे जो डिपॉजिट किए होंगे, इनके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के अकाउंट बैलेंस क्या होते हैं? $10 मिलियन टू बिलियंस में होते हैं। हम पब्लिक इंडिकेटर्स फ्री चार्ट्स यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी टूल्स और ब्लूमबर्ग के टर्मिनल यूज करते हैं। हमारे लॉट स्मॉल होते हैं, 0.01 से 1 लाख तक होता है, या फिर ज्यादा ज्यादा 5 लाख हम या 10 लाख हम बनाएंगे, ट्रेड करेंगे। इनके वेरी लार्ज लॉट होते हैं, 100+ लॉट्स होते हैं एक एक एंट्री पे। इस वो इतने बड़ी बड़ी एक एक जगह पे ट्रेड्स प्लेस करते हैं। हम मार्केट एक्सेस थ्रू ब्रोकर्स करते हैं, ये मार्केट डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ये फर्क है। अब आप बताएं कि अगर हम इनके लॉजिक के हिसाब से अगर 50% भी लॉजिक इनकी समझ लें, जहां जब ये एंटर हो हम ट्रेड करें और जब ये एग्जिट हो हम भी एग्जिट हो जाएं, तो ये तो लॉस करेंगे नहीं मोस्टली। इनके साथ प्रॉफिट हमें अच्छा मिल जाएगा। अगर रिटेलर्स के साथ जाएंगे तो यहाँ पर ज्यादातर इमोशनल ट्रेडिंग होगी, इमोशनल ट्रेडिंग।
तो हम इसीलिए यही पढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमें ये मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अंडरस्टैंड करने के लिए, हमने पहले पढ़ लिया है। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो मैं दोबारा रिपीट करूं। देखिए, अगर कंफ्यूजन किसी को आ रही है तो फिर हम इसके ऊपर डिस्कस दोबारा करेंगे। सर इम्पल्स और करेक्टिव वेव का थोड़ा सा बता दें। देखें, इम्पल्स हमने डाउ थ्योरी पढ़ी थी पिछले क्लास के अंदर, याद है ना? डाउ जी थ्योरी के सर। अंदर हमने बात की थी कि जो भी ट्रेंड बनेगा उस ट्रेंड के अंदर जो उसकी मूवमेंट होगी वो साइज में बड़ी होगी। अब ट्रेंड है तो बाय की मूवमेंट बड़ी है एज कंपेयर टू सेलर्स मूवमेंट, तो फिर जो मूवमेंट बड़ी होगी वो इम्पल्स होगी, और जो मूवमेंट छोटी होगी वो करेक्टिव होगी। ये, अब अप ट्रेंड के अंदर सेलर्स की मूवमेंट करेक्टिव होगी और बायर की मूवमेंट इम्पल्स होगी। इम्पल्स में और करेक्टिव में फर्क क्या है? इम्पल्स बड़ी मूव होती है ट्रेंड के डायरेक्शन में, और करेक्टिव छोटी मूव होती है ट्रेंड के अपोजिट में। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर्स की मूवमेंट इम्पल्स होगी और बायर्स की मूवमेंट क्या रहेगी? करेक्टिव। करेक्टिव रहेगी। अब इस तरीके से अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट के अंदर अभी रिसेंट अगर आप चेक करो, इस जगह से आप अगर स्टार्ट करना शुरू करो यहां से, तो देखें कि जब तक प्राइस ने हायर हाई बनाया था यहां पर, यहां से लेके यहां तक आप देखो कि सेलर की मूवमेंट एज कंपेयर टू बायर की मूवमेंट के हिसाब से आपको छोटी मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेलर की मूवमेंट है वो कौन सी है? करेक्टिव है। और जो बायर की मूवमेंट है वो कौन सी है? इम्पल्स है। अब जब डाउन ट्रेंड है तो यहां पर आप चेक करें कि बायर की मूवमेंट छोटी है और सेलर की मूवमेंट बड़ी है। तो बायर यहां पर करेक्टिव में है और सेलर यहां पर इम्पल्स में है। इसी को ही इम्पल्स और करेक्टिव कहते हैं। जो ट्रेंड के डायरेक्शन में बड़ी मूव होगी वो इम्पल्स और छोटी मूव होगी वो करेक्टिव। और रेंजिंग में मोस्टली सेम होती है मूव्स। रेंजिंग के अंदर ऐसे आप बहुत कम दिखेंगे कि आपकी बायर और सेलर की बड़ी या इस तरीके से, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेंजिंग में सेम सेम थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। नाउ जो एसएमसी का स्ट्रक्चर है वो हमें समझना है जरूरी, क्योंकि अगर हमें हायर हाई एंड हायर लो समझ में आ गया तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान है। अब देखिए, हायर हाई हमने ऐसे बनाया कि प्राइस ने एक हाई की मूवमेंट बनाई, एंड देन प्राइस ने उसके अगेंस्ट में करेक्शन बनाई, वो छोटी मूव थी। देन अगेन हाई किया, देन अगेन करेक्ट किया, देन अगेन हाई किया, देन अगेन करेक्ट किया। ये एवरी टाइम इस तरीके की मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। जब आप मार्केट का चार्ट ओपन करोगे तो आपको, जब मार्केट हाई करती है एंड देन मार्केट हायर लो बना के अगेन हायर हाई करती है, तो फिर आपको ऐसे मूवमेंट मिलती है कि इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करते करते इस लेवल को ब्रेक करती है, लगता है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है एंड देन इस तरीके से मूव करके देन अगेन वाले लेवल को इसको ब्रेक करती है। ऐसे आपको मूवमेंट मिलती है। डायरेक्ट हर वक्त आपको इस तरीके की मूवमेंट नहीं मिलेगी। समझने के लिए हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो हम ऐसे बना सकते हैं। बट जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो इस तरीके की मूवमेंट हमें नहीं मिलेगी। समटाइम्स तो ऐसे मिलेगी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे, ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट आगे पीछे, रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स सब मिल मिल के मिलेंगे। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है और उसको, उसके नॉइज को खत्म करके आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो अब देखिए, जब हम मार्केट एसएमसी स्ट्रक्चर को मूवमेंट में लाते हैं तो जब जब ये लेवल ब्रेक होगी, जब जब ये लेवल ब्रेक होगी
इसके नीचे एक प्रोसेस हुआ होगा। जब प्रोसेस होगा तो उस हाई को हम कंफर्म हाई बोलेंगे, अदरवाइज कोई भी हाई बनेगा उसको कंफर्म नहीं बोलेंगे। इसका पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि अगर प्राइस हायर लो बनाती है एंड देन मार्केट नीचे की तरफ हायर हाई बना के आ जाए, नीचे आ गई मार्केट एंड देन आपने देखा कि हायर लो को ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट में हमेशा सपोर्ट के नीचे ऑर्डर्स लगे होते हैं स्टॉप लॉसेस के। तो प्राइस ने इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस के ऑर्डर को हंट किया एंड देन प्राइस अगेन ऊपर जाके जो प्रीवियस हायर हाई का पॉइंट हमने देखा था उसको ब्रेक किया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि मार्केट के अंदर जो एसएमसी का हायर लो है और जो प्राइस एक्शन का हायर लो है, इसमें क्या फर्क है। जो हम प्राइस एक्शन में बेसिक पढ़ते हैं, हायर लो, और जो एसएमसी के अंदर हम हायर लो पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या फर्क है। देखिए, एसएमसी का जो हायर लो होता है वो ये है, और ऐसे हम बेसिक के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर हायर लो जो पढ़ते हैं वो ये होता है। इस एसएमसी के अंदर हम इस वाले पॉइंट को हायर लो नहीं बोलते। ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम कभी भी हायर लो नहीं बोलते। और अगर ये वाली जो वेव है, अगर इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया तो ये हायर लो काउंट नहीं होता। तो एसएमसी के स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस एक ऐसी मूवमेंट करे, अनकंफर्म्ड हायर लो आप कह सकते हो इसको, अनकंफर्म्ड हायर लो लेवल आपने क्रिएट की, प्राइस ने अनकंफर्म्ड हायर हाई किया, प्राइस नीचे की तरफ आई, देन प्राइस ऊपर की तरफ थोड़ा सा करेक्ट किया, देन नीचे की तरफ आई। और अगर आपने देखा कि इसने अनकंफर्म्ड हायर लो के नीचे लिक्विडिटी हंट किया एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाती है एंड देन इस अनकंफर्म्ड हायर हाई को ब्रेक करती है, जैसे ब्रेक किया आपका हायर लो कंफर्म हो गया, और ये वाला पॉइंट होता है हायर लो पॉइंट। दिस इज द हायर लो। लेकिन बेसिक के अंदर हम हायर लो इसको काउंट करते हैं, और बेसिक के अंदर जब प्राइस ऐसे हाई कर लेती है इसको हम हायर हाई काउंट करते हैं। दिस इज हायर हाई बेसिक्स में। लेकिन अगर मैं इस हाई की बात करूं, मेरे पास ये दो हाई है, एक ये वाला हाई और एक ये वाला हाई। अगर एसएमसी स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो नीचे वाला हाई है ये कंफर्म नहीं है, ऊपर वाला जो हाई था ये कंफर्म था। ये कैसे कंफर्म होता है मैं आपको बताऊं कि व्हेन प्राइस ब्रेकिंग द अनकंफर्म्ड हायर लो, ये जो अनकंफर्म्ड हायर लो है इसको ब्रेक करेगी, जैसे ही ब्रेक करेगी उसी टाइम पे कंफर्म्ड हायर हाई या हाई पॉइंट क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हायर हाई बनने के लिए प्राइस किसको ब्रेक करे, अनकंफर्म्ड हायर लो को। और हायर लो कंफर्म कब बनेगा, व्हेन प्राइस गोज अप and break the confirmed higher high point, then your higher low will be confirmed higher low will be created। अब ये जो हायर लो बन गया, इसका फायदा क्या है। ये हायर लो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगी, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी ये हायर लो रेस्पेक्टेड होगा। यहां पर जो मूवमेंट आएगी वो बड़ी मूवमेंट आ सकती है, बायर भी इस पॉइंट के ऊपर दोबारा ट्रेंड को कंटिन्यू यहां से कर सकते हैं, या रिवर्सल अच्छा होगा। अगर आप डाउन ट्रेंड से आ रहे हैं तो कंफर्म्ड हायर लो के लेवल के ऊपर आप एग्जिट करेंगे, ये एग्जिट पॉइंट हमारी हो सकती है। तो अब अगर मार्केट के अंदर चले, मार्केट को देखें तो कौन कौन से कंफर्म हाई हैं और कौन कौन से कंफर्म्ड हायर लो हैं, और ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर में हाई लो कौन से हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। इस पे सवाल कोई पूछे फिर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको। कंफ्यूज तो नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसके अंदर कोई, पार्टिसिपेट सर अभी करे। तक तो नहीं है सर, अभी तक तो आ गई है समझ जो आपने यहाँ पर बताया।
फर्क समझ में आ गया ना, कि जो बेसिक पे हम हाई हाई हायर लो ऐसे पढ़ते हैं, और जो इसके अंदर हायर लो पढ़ रहे हैं, फर्क है। ठीक है। अब जैसे कि यहां जी पर सर। देखिए, जैसे कि ये देखिए कि ये जो बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने देखा, जो ये कंफर्म हायर हाई बना, इस ये तब बना है कि जब ये हायर लो अनकंफर्म ब्रेक हुआ है, इसकी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाके जब इसको ब्रेक किया, तब जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। क्योंकि कंफर्म हायर नहीं तो फिर पता है क्या होगा, हर एक बंदा बोलेगा कि सर अगर हायर हाई ब्रेक होता है, इट मींस दैट दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये हायर हाई ब्रेक हो गया तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? Structure is what? Structure is your confirm higher high. Structure is your confirm higher low. Structure is your confirm lower low and confirm lower high. ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो जब ये कंफर्म हायर हाई, वो कंफर्म हायर हाई कहां पर होगा? यहां पर तो मौजूद नहीं है, वो यहां पर मौजूद है, ऐसे मौजूद है कि दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज द कंफर्म हायर हाई। अगर कंफर्म हायर हाई ब्रेक हो गया, it means that this is what telling you, ये कंफर्म हाई ऊपर ब्रेक हो गया, तो एक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अप ट्रेंड इज स्टिल ट्राइंग टू कंटिन्यू, अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये हायर हाई ब्रेक नहीं होता, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि डाउन ट्रेंड में कैन शिफ्ट, मतलब कि अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेक हो गई तो क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर अप ट्रेंड के बाद आप क्या समझ सकते हो कि नाउ व्हाट कैन हैपन? डाउन ट्रेंड कैन बी हैपन। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर प्राइस ऊपर ब्रेक नहीं करती, यहां से ही फॉर एग्जांपल ऐसे मूव करके इसी पॉइंट से ही रिवर्स हो जाती है, या फिर प्राइस यहां पर कोई इंबैलेंस, कोई रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होती है, उस पॉइंट से ब्रेक नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। हम उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कि अब अगर प्राइस इसको ब्रेक करे, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अब आप बताएं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सही है तो क्यों सही है? फिर इस पहले बारे में सर लिक्विडिटी अनकंफर्म है। स्वीप नहीं हुई थी। और इसमें स्ट्रक्चर कोई ब्रेक नहीं हुआ है ना, यस सर। यस सर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है। नहीं। जिसमें स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो, देन वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इसमें क्या है, इस मूवमेंट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? इस मूवमेंट के अंदर हायर हाई आपका स्ट्रक्चर है, राइट? ये ये कौन सा हायर हाई? कंफर्म्ड हायर हाई। मैं इसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम सीखते थे, हम भी बार बार भूल जाते थे कि कंफर्म क्या है, अनकंफर्म क्या है। ऐसा ना हो आप लोगों के साथ ये मिस्टेक हो, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है काफी। यहां पर आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज अनकंफर्म्ड, अनकंफर्म्ड हाई या हायर हाई। वो क्यों अनकंफर्म क्यों है? क्योंकि प्राइस ने अपना फोर्स यहां पर शो नहीं किया। फोर्स शो करे कि नीचे से ब्रेक करके लिक्विडिटी को स्वेप करे, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाए। देन अच्छा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो गया, साथ ही साथ और क्या कंफर्म होगा? साथ ही साथ आपका कंफर्म होगा हायर लो। पहले अनकंफर्म हायर लो को ब्रेकआउट किया, तो हायर हाई कंफर्म बना। देन मार्केट ने ऊपर मूवमेंट की हंटिंग के बाद, जब कंफर्म हायर हाई को ब्रेक किया, तो वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ बनते बनते हायर लो भी बन गया। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, अगर
हम बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर इसको अनकन्फर्म अनकन्फर्म हायर लो बोलते हैं, तो एसएमसी में इसको क्या बोलते हैं? ये तो बेसिक प्राइस में हम इसको अनकन्फर्म हायर लो बोलते हैं, तो एसएमसी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। वेरी नाइस। हम इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम ये बात बार बार करेंगे कि अनकन्फर्म हायर लो, अनकन्फर्म हायर हाई, ये अगर बोलते रहेंगे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो क्या है कि हम एसएमसी के अंदर इसको बोलते हैं कि दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये हम एसएमसी के अंदर बोलते हैं कि व्हेन इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन, व्हेन इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन, then higher high will be confirmed, higher high will be confirmed। अच्छा, जैसे ही हायर हाई कंफर्म हो जाएगा तो यहां पर एक और चीज बन जाएगी। जैसे नीचे का इंटरनल स्ट्रक्चर था, तो ये यहां का कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक अंदर का स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल बाहर का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि बाहर का स्ट्रक्चर का भी रोल है, और जैसे ही प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसकी हंट करके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, अभी इसने ब्रेक नहीं किया, जैसे ब्रेक किया then higher low will be confirmed, what will be confirmed? Higher low will be confirmed। और जैसे ही हायर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि हायर हाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन आपका बीओएस भी उसी वक्त ही बन गया। आप बीओएस बोले, आप रखे या ना लिखे, आपकी मर्जी है, लेकिन उसी वक्त आपका बीओएस भी बन गया। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मूवमेंट है, क्योंकि जब ट्रेंड शिफ्ट होगा उसके लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है। आई थिंक अब तो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बार बार एग्जांपल में अंदर देखें कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक कैंडल होती है डाउन ट्रेंड के अंदर, एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है, तो सोचते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो उसकी क्या कंडीशन रहेंगी, कुछ चार्ट के अंदर देखते हैं हम। कोई सा भी आप चार्ट ले सकते हो, 15 मिनट का लो, आप 5 मिनट का लो, आप 1 घंटे का लो चार्ट, आप 4 घंटे का चार्ट लो। शुरू शुरू में जब आप स्ट्रक्चर को सीख रहे हो, उस वक्त आप हायर टाइम फ्रेम को ले लें, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत नॉइज होता है, तो जब आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो इसकी पहली शर्त है कि आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें सीखना। आपको एक दफा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, इट मींस दैट आप लोअर टाइम फ्रेम को आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर मैं एक यहां पर आप लोगों से सवाल पूछूं, या फिर आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होगी जो मैं आपको बताऊं, कि वो है कि हम स्टार्ट कहां से करें स्ट्रक्चर को बनाना। आप स्ट्रक्चर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर अभी करंट मार्केट है। आप पीछे से भी स्ट्रक्चर को ड्रा करके आ सकते हैं। मैं करंट मार्केट में आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। देखिए, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉइंट चाहिए। वो कौन सी पॉइंट चाहिए? वो ये पॉइंट आपको चाहिए कि एक मार्केट में जिगजैग आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक एक जिगजैग बनाना है। जिगजैग बनाओ। अगर ये जिगजैग नीचे ब्रेक होगी तो ऊपर क्या कंफर्म होगा भाई? अगर नीचे हायर ब्रेक हाई। हुआ है तो ऊपर क्या कंफर्म हुआ? सर, हायर हाई। हायर हायर हाई। हाई। पहला स्ट्रक्चर देखो कि सबसे पहले क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई हायर कंफर्म हाई। हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं बाय का ट्रेड करूं, लेकिन अगर मार्केट में ये लिक्विडिटी हंट हुआ है तो प्राइस ने दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट क्यों नहीं किया? सोचने की बात है कि भाई इसके इमीडिएटली यहां से ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट करती, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता तो कम से कम प्राइस कहां तक जाएगी? हायर हाई तक हायर हाई। जाएगी, इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाएगी। अब तो प्राइस ने ब्रेकआउट भी किया
ऊपर भी नहीं गई, ये हायर हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं, अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन तो मुझे लग ही नहीं रही। और अगर आपको लगे कि अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नहीं हुई, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि हमने देखा कि प्राइस ने ब्रेक किया, इमीडिएटली लिक्विडिटी हट करके ऊपर नहीं गई, तो ये ज्यादातर चांसेस हैं कि ट्रेंड शिफ्ट होने के चांसेस हैं। प्राइस अब कहीं पर भी इम्बैलेंस बनाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, देन प्राइस वापस उसी जगह पे आएगी, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। जैसे नीचे की तरफ आ गई तो ये कौन सा अब डाउन की तरफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। तो डाउन की तरफ अगर ऐसी मूवमेंट बने तो इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ है? ये है। और अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है एंड देन नीचे की तरफ आती है, जैसे ब्रेकआउट किया तो सबसे पहले ब्रेकअप या ब्रेक डाउन किया, ब्रेकअप ही कर लिया चलो, तो यहां पर क्या कंफर्म हुआ? लो कंफर्म हुआ। लोअर लो। और अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आके अगेन नीचे की तरफ आती है, अगेन ऐसे ब्रेक करती है, तो वहां पर क्या कंफर्म हुआ? लोअर हाई। लोअर हाई कंफर्म हुआ। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अब हम देखें शुरू से कि कैसे मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए बार बार इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और लोअर लो कंफर्म किया। पहला तो एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट जब नीचे की तरफ आई, ये बना, देन ये बना, देन ये बना, देन ये बना, देन ये बना, यहां तक देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। जैसे ही यहां से मैंने देखा कि प्राइस की ऐसी मूवमेंट हुई, जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ बाय विक, अगर ब्रेक होता है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट डाउन की तरफ कंटिन्यू करेगी। जैसे ही बाय विक ब्रेक हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो ये वाला पॉइंट क्या कंफर्म हुआ भाई? लोअर लो। दिस इज द पॉइंट, लोअर लो। अब यहां से अगर लोअर लो की पॉइंट ब्रेक होगी तो क्या होगा? देखें कि प्राइस आती है इस लोअर लो पॉइंट के ऊपर, ब्रेक नहीं कर पाती, देन ऊपर की तरफ जाती है, देन नीचे की तरफ आती है, देन ऊपर की तरफ जाती है, देन ब्रेक करती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर किसी लेवल के ऊपर इक्वल लेवल हो, या फिर किसी भी लेवल के ऊपर दो दफा नहीं तीन दफा प्राइस का टेस्ट हो, और एक ऐसी लेवल है जिसके नीचे सिर्फ एक दफा ही में ब्रेकआउट हो गया, एक दफा में ब्रेकआउट हो गया, दो तीन दफा टच किया देन ब्रेकआउट हो गया, दो दफा टच किया देन ब्रेकआउट हो गया, तो यहां पर कितनी दफा टच किया तो ब्रेकआउट हुआ? दो। यहां पर एक दफा लेवल बनी, एक दफा यहां पर टच किया, देन दोबारा टच किया, एंड देन ब्रेकआउट हो गया। तो अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अगर एक दफा टच किया, लेवल बनाया, देन ब्रेक टच करके फिर ब्रेक किया, इट मींस देयर इज अ लिक्विडिटी, देयर इज अ लिक्विडिटी। और अगर ये बार बार कर रहा है, इट मींस एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो यहां पर सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है अब जो ब्रेकआउट होगा वो मार्केट में कंटिन्यू डाउन की तरफ नहीं करेगा, वो किसी भी पॉइंट से ऊपर जाएगी मार्केट। क्या मार्केट यहां से ऐसे करके ऊपर की तरफ चली गई? हम्म। तो हमेशा याद रखो कि जब एक लेवल बने, लोअर लो कंफर्म बन जाए, कौन सा लोअर? ये कंफर्म लोअर लो बन गया, और प्राइस अगर इसके ऊपर टच किया, ऊपर गई, टच किया ऊपर गई, या एक दफा ही टच किया ऊपर गई, देन ब्रेक किया, तो समझो कि प्राइस कंटिन्यू नहीं करेगी, मार्केट यहां से रिवर्स होगी, मार्केट यहां से रिवर्स होगी। तो यहां पर हमने एग्जांपल भी देख लिया ऐसा। चलो ठीक है। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आई, ये लो कब कंफर्म हुआ कि ये लोअर लो है? तो ये लोअर लो कब कंफर्म हुआ? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। आप देखो कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कहां है भाई? ये ब्रेक हुआ। अब जब ब्रेक हुआ तो एक सिंगल लेवल ब्रेक हुई या तीन लेवल ब्रेक हुई? बताओ। तीन। तो मतलब कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, मार्केट गिरेगी। अगर सिंगल लेवल ब्रेक होती तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे। वही कॉन्सेप्ट है ना, अगर
यहां पर सिंगल लेवल ब्रेक करती तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता, यहां पर सिंगल लेवल को 2 दफा टेस्ट किया फिर ब्रेकआउट किया तो मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर। और यहां पर कौन सी लेवल ब्रेक हुई है, 3 दफा 4 दफा लेवल बनी है, एक दफा लेवल ये बनी है, एक देन 1 2 3 4 टच। अब ब्रेक होगा तो मार्केट में क्या बनेगा, मतलब मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगी, वहां से जरूर मार्केट गिरेगी। और ऐसा क्या गिरी मार्केट, और देन अगेन लोअर लो बनाया मार्केट ने। तो यहां पर देखो अगर ये लोअर लो था फिर ये लोअर लो कंफर्म हो गया तो ये मार्केट का क्या बन गया भाई, लोअर हाई। ये मार्केट का क्या बना था, लोअर हाई बना था। एंड देन देखो कि इस वाले पॉइंट को बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। ये मार्केट में ऐसे लिक्विडिटी हंट करते हैं, ये मार्केट में ऐसे लिक्विडिटी हंट करते हैं। एंड देन प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर यहां से मैं देखूं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने कितने पिप्स का यहां से यहां तक का काम किया, आप यकीन करें देखिए कि ये है 111 पिप्स का काम किया यहां से। और फिर इस पॉइंट से यहां तक कितना काम किया, देन अगेन 153 पिप्स का काम किया। क्योंकि ये एयू डिकेड का पेयर है, इसके अंदर पिप्स कम होते हैं। अगर यूरो यूएसडी होता है, जीबीपी का कोई पेयर होता है या फिर गोल्ड होता है तो यहां पर हजारों में पिप्स हो जाते, अगर गोल्ड होता तो यहां पर देखिए कि इस तरीके से प्राइस ने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखें, अब आखिरी वेव को हम आइडेंटिफाई करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही मैं आखिरी वेव को देख रहा हूं, अब सही से स्ट्रक्चर आखिरी वेव का बनाऊं, तो प्राइस नीचे की तरफ आती है, देन ऊपर की तरफ जाती है, देन नीचे की तरफ आती है, देन ऊपर की तरफ जाती है, देन नीचे आई। एंड मैं इसको कंप्लीटली अगर यहां से ऐसे अगर ले भी लूं, लेकिन ये सही नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि मुझे कंप्लीट एक कहां से लेना पड़ेगा प्राइस को, और यहां से लेना पड़ेगा यहां तक। तो मेरे लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर ये था, लेकिन इससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ये बना था, इसको मार्केट ने ऊपर हिट नहीं किया, हंट नहीं किया, तो ये बना, लोअर लो कंफर्म हो गया। इसका मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर प्रीवियस ब्रेक हो गया, ये लोअर लो आपका क्या कंफर्म उस केस में होगा जब ये लेवल ब्रेक होगी। क्या ये लेवल कब ब्रेक हुई, यहां पर ब्रेक हुई, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गई, ये लेवल जैसे ब्रेक हो गई तो ये मार्केट का क्या बना, लोअर हाँ। लो। ये वाला लोअर लो बना, नीचे वाला ऊपर लोअर हाई बनेगा अच्छा। जब ये नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा, है ना। ओके। अब ये लेवल जब ब्रेक होगा तो फिर ये लोअर हाई कंफर्म होगा, मार्केट नीचे की तरफ आती है ऊपर जाती है, देन मार्केट नीचे की तरफ आती है, क्या लोअर लो ब्रेक हुआ, लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ। नो। अब हम बात नो। करते हाँ। हैं कि जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर लिक्विडिटी होती है, इसी तरीके से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। जैसे इंटरनल पे होती है तो ऐसे ही कहां पर होती है लिक्विडिटी, एक्सटर्नल के नीचे। एक्सटर्नल कौन सा होता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। एक्सटर्नल क्या होता है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करता तो कंटिन्यू करने के चांसेस थे, इसको रिजेक्ट किया, इसको इसके लो को रिजेक्ट करके यहां तक लेके आया, इट मींस इट विल बी कंसिडर्ड लिक्विडिटी हंट हुई है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स बनी, बड़ी इंबैलेंस कैंडल बनी, और मार्केट ने फाइनली इसको ही ब्रेक कर दिया, देन हायर हाई बना दिया। अब देखें एक कॉन्सेप्ट को समझे, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये हाई ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हाई बनेगा तो इसको भी मार्केट ब्रेक करेगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी सब कुछ हंड हो चुकी है, तो यहां से मार्केट नीचे नहीं आ रही, यहां से फिर इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी वो ब्रेक होगी। अगर वो मार्केट को धकेल दिए तो नीचे आ सकती है, अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर ऊपर वाली लिक्विडिटी हंट होगी, यहां देखो ये वाली लिक्विडिटी आपकी हंट होगी, और फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। अब वापस मार्केट में क्या बन रहा है, यहां पर हमने क्या देखा, ये जो एक बायर की मूवमेंट थी फाइनली डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस लग रहे हैं, मार्केट में इस तरीके से आ रहा है। तो हमने यहां पर लोअर लो को भी देखा, हमने लोअर हाई को भी देखा, हमने इक्वल लेवल को भी देखा, इक्वल लोज को देखा, इक्वल हाईज को देखा, कैसे लिक्विडिटी हंट हुई नीचे से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट ने कैसे दोबारा लोअर लो बनाया। ये चीजें हमें अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी समझनी है। इसके कुछ और एग्जांपल समझते। अच्छा, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर रिमूव करूं, समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन है।
क्या ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बता रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही बस चलता जा रहा है? ऐसा है तो मुझे बताएं, फिर मैं और नहीं स्लो सर, हो जाऊं। नहीं सर, समझ में आ रहा है। देखो, मैं जो ये समझाना चाह रहा हूं ना, इससे जो मेरे एक अंदर की एक फीलिंग्स हैं, जो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग जो सीख सको वो क्या है। अगर स्ट्रक्चर सीख गए ना, ये जो मैं बता रहा हूं, तो कोई भी दुनिया का इंडिकेटर आपको गंदे से गंदा इंडिकेटर मिल जाए जो सिग्नल बाय और सेल के देता है, वो आप यूज करोगे प्रॉफिटेबली। क्योंकि इंडिकेटर लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, बाय का एरो आया तो बाय करो, सेल का एरो आया तो सेल करो। चलो। ये नहीं देखते कि क्यों सेल हुआ, क्यों बाय हुआ। हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, हमें पता चलेगा ये बाय का सिग्नल गलत है, ये सेल का सिग्नल सही है। मैं यहां पर एक इंडिकेटर लगाता हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अब आप बताओ, जो हमने सीखा इसमें कौन सा सेल का कौन सा बाय का स्ट्रक्चर सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसे नॉर्मल इंडिकेटर में लगा रहा हूं। ठीक है, देखिए, अब आप देखिए कि मार्केट में यहां पर फॉर एग्जांपल ये एक एरो बना। ठीक है, ये एक एरो बना इस तरफ। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्केट के अंदर, तो आप कौन से एरोज को फॉलो करेंगे? डाउन ट्रेंड वाले को, अप ट्रेंड वाले को? डाउन स्टेप सर, डाउन। ये डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड की तरफ ऐसे जाएंगे इस तरीके से। अब यहां पर कोई और मेरे पास देखूं, कोई अगर हो इंडिकेटर तो जो काम करने वाला हो। कुछ तो चलते ही नहीं है, चलो छोड़ो इसको, इंडिकेटर्स को डिफॉल्ट करते हैं। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा हम पीछे वाले स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि पीछे क्या हुआ था, मार्केट में डाउन ट्रेंड कैसे बना था। मैं डाउन ट्रेंड को आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखो कि मार्केट में ना एक, जब भी डाउन ट्रेंड होता है ना, तो प्राइस पहले से कुछ एक काम करती है। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं, होना क्या चाहिए था। होना यह चाहिए था कि अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है तो यहां पर ऊपर डबल लेवल को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मार्केट इस तरीके से ब्रेक करती, देन नीचे की तरफ आता, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती। अप ट्रेंड बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए ये जरूरी था कि बस ऐसे बनाते जाए स्ट्रक्चर। मार्केट ने जब हाई बनाया तो फिर इस हाई को टच किया, नीचे आई, देन टच किया, देन नीचे आई। अब जब ज्यादा लेवल्स वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट में ज्यादातर यहां पर क्या चांसेस है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या यहां से अब हम लिक्विडिटी हंटिंग का प्रोसेस होके मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी? सर लिक्विडिटी प्रोसेस का हंट होकर नीचे जाएगा। नीचे का देखो कि, अब देखो कि यहां पर जब एक प्राइस ऐसे जा रही है, पहले ऐसे जा रही है, आप ऐसे ट्रेंड के अंदर है, मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। अब ये ब्रेक होगा तो क्या आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन, बाय की पोजीशन कंटिन्यू करेंगे या यहां पर एग्जिट करेंगे? एक सेकंड सर, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का बहुत चांस है सर। यहां पर डाउन ट्रेंड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर ऐसा यहां पर छोटा सा भी एम बन जाए तो ये जो डबल टॉप है ये ज्यादा वर्केबल है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग के ऊपर है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखो कि मार्केट में क्या बना, एम, एम की नीचे निशानी की बनी। तरफ। एम की निशानी यस बनी, तो सर। यहां पर देखो कि ऐसे हम चार्ट पैटर्न को समझेंगे कि ये वर्केबल है, क्योंकि प्राइस किस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे देखो कि मार्केट में, अब यहां पर भी एक और चीज दिखाऊं, जब मार्केट ने लो किया था उस वक्त क्या एक लेवल को ब्रेक किया था या दो लेवल को ब्रेक किया था? इक्वल लेवल को ब्रेक किया था या सिंगल लेवल को ब्रेक किया था? सर सिंगल लेवल। सिंगल। सिंगल। सिंगल लेवल को ब्रेक करेगी, मार्केट को दोबारा नीचे आना पड़ेगा इसके लेवल के नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए। देखो, सिंगल को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, भले ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लिया, मार्केट को दोबारा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने सिंगल लेवल को ब्रेक किया। और अगर यहां पर डबल लेवल होती तो, या ट्रिपल लेवल होती तो, एक ही दफा ही ब्रेक करती, ऊपर की तरफ चली जाती और मार्केट को नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पर हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से मूवमेंट होती है। अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाएं, जहां पर आपका ट्रेंड शिफ्टिंग हो, यहां पर आप
देखिए, जब इस लेवल का ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे कितने लेवल को ब्रेक करके आई थी? ये डबल लेवल थी, देखो। तो यहां पर डबल लेवल के नीचे लिक्विडिटी है, एंड देन ये वाला डब्ल्यू बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डब्ल्यू मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। अच्छा, जब अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था तो मार्केट ने फिर दोबारा डबल लेवल्स क्यों बनाई? इसका मतलब कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं नहीं होगा करेगा। सर। मतलब किसी भी पीछे लेवल से, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को दोबारा वापस नीचे गिरना है। तो हम जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल हम ट्रेड के अंदर हैं, हम यहां पर पीछे देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर इसके ऊपर देखेंगे। यहां से मार्केट में ये न्यूज आई, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी हंट की। देन मार्केट नीचे की तरफ आई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। देन प्राइस ऊपर की तरफ गई, देन मार्केट नीचे की तरफ आती है और ब्रेक करती है। ये लोअर हाई कंफर्म हुआ, मार्केट नीचे आई, देन ऊपर की तरफ गई, देन नीचे की तरफ आई, देन ऊपर की तरफ गई, एंड देन नीचे की तरफ आई। अब हम देखें क्या मार्केट ने पिछले इक्वल लेवल, क्या ये इक्वल लेवल है कि नहीं है? मानोगे इसको इक्वल लेवल? तो इक्वल लेवल को ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट डायरेक्ट क्या बनाएगी? सर अप आप ट्रेंड। हो गया, ऊपर गया मार्केट, इसको फिर नीचे आने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेक किया, डब्ल्यू को रिटेस्ट किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ लेके गई, अब डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहां पर इक्वल इक्वल लेवल्स बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ने क्या करना है फिर? हाँ सर, नीचे आना है सर, नीचे। नीचे आना है, या मार्केट को ऐसे एक रेंज बनाएगी, आखिरकार नीचे आ रही है मार्केट। देखो, रेंज बनाई, रेंज बनाई, यहां पर इक्वल लेवल्स बनाना शुरू की थी। देखो, यहां पर उसने इक्वल लेवल्स बनाना शुरू की थी इस पॉइंट के ऊपर। ये इक्वल लेवल बनाई, समझो कि अब यहां पर ट्रेंड वीक हो चुका है। फिर मार्केट ने इतना कंटिन्यू किया, उसके बावजूद भी इक्वल लेवल्स बनाई, बार बार फेल हो रही थी मार्केट, क्योंकि अक्यूमुलेशन होती है। हायर टाइम फ्रेम पे देखो कि छोटी कैंडल्स होंगी यहां पर। फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड शुरू किया। मतलब आप समझो कि ये पी के थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाए, लिक्विडिटी हंट का प्रोसेस पूरा करे, उसके बाद फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड वापस बनेगा। तो ये जो एसएमसी के ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज को वॉच करते हैं। अब कोई भी मैं चार्ट यहां पर ओपन करता हूं, ठीक है, जैसे कि मैं CAD CHF इसको ओपन कर रहा हूं। अब आप देखो कि मार्केट ने ऊपर जो अप ट्रेंड किया है, जो ब्रेकआउट किया है, यहां से ये वाला लेवल को ब्रेक किया। मार्केट ने कौन सी लेवल को ब्रेक करके ब्रेकआउट किया है? सर इक्वल लेवल सर। इक्वल लेवल इक्वल को लेवल सर। को ब्रेक किया, डब्ल्यू बनाया। क्या निशानी है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है मार्केट का? यस सर। देखें, आप जब भी ट्रेंड शिफ्टिंग को देखेंगे, ये इक्वल लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया डाउन की तरफ, ऊपर की तरफ क्या ब्रेक कर पाई? नहीं कर पाई। मतलब कि नहीं नहीं। ट्रेंड जो शिफ्ट होने वाला था वो फेल हो गया। मार्केट कहां जाएगी अब? डाउन की तरफ नीचे सर, जाएगी। नीचे नीचे। देन नीचे की तरफ अब यहां पर एक चीज समझो कि हर एक बंदा ये ना सोचे कि हर बार मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को स्वेप करेगी देन नीचे की तरफ आएगी। वो तब होगा जब नीचे सिंगल लेवल होगी, तब ये मार्केट की लिक्विडिटी ऊपर की स्वेप होगी। अगर मार्केट इक्वल लेवल बनाती है और डाउन ब्रेक की तरफ करती है, अब अगर मार्केट ने ऊपर के लेवल को ब्रेक किया तो ये निशानी है कि डाउन अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये अप ट्रेंड इसको ब्रेक करने में क्या हो गया? फेल हो गया, तो अब ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करने की जरूरत नहीं है, मार्केट डाउन की तरफ कंटिन्यू करेगी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, फाइनल यहां पर क्या हुआ? देखिए, मार्केट ने डाउन की तरफ एक वे पैटर्न बनाया। ये पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि चार्ट पैटर्न कब कौन सा काम करेगा। ऐसे डब्ल्यू बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ये वाला काम करने वाला डब्ल्यू है। यहां पर कंफर्मेशन हुई, मार्केट ने शिफ्टिंग की, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। अब क्या ये जो 1 घंटे के ऊपर ट्रेंड शिफ्टिंग हमें दिख रही है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फिर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। क्या H4 पे क्या बना है?
H4 पे देखा तो यहां पर मार्केट ने एक आपको हिंट दे दिए। क्या ये इक्वल लेवल्स है? मानेंगे इक्वल लेवल्स को? क्या इसका ब्रेकआउट हुआ है डाउन की तरफ? क्या इस इक्वल लेवल की लिक्विडिटी हंट हुई है एंड देन ब्रेकआउट अप हुआ है यस। और मार्केट में? तो इसका मतलब है कि अब इस पेयर के अंदर अपकमिंग डेज के अंदर अब ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा। ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। बायर की कैंडल देखो बड़ी होती जाएंगी, सेलर की कैंडल छोटी हो जाएंगी, लेकिन हम H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर है। और अब ये जो इतना नॉइज दिख रहा है, जब हम डेली कैंडल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमें ये दिखेगा एक छोटी सी मूवमेंट, यहां पर ऐसे डबल की मूवमेंट दिखेगी और आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, अब लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप देखो, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको डाउन की तरफ लेके जा रहा है। यहां पर इतनी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। और 1 घंटे के ऊपर आपको क्या अभी दिख रहा था कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो हायर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी भी करेक्शन हो, लोअर टाइम फ्रेम में तो बड़ा ट्रेंड दिखेगा वैसे भी। तो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट। अब यहां पर आप चेक कीजिए, जब से प्राइस नीचे से गिरी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती गई। यहां पर लिक्विडिटी स्वैप नहीं हुआ, 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 और यहां पर लिक्विडिटी स्वैप ये वाला स्ट्रक्चर में भी नहीं हुआ। इस स्ट्रक्चर का भी लिक्विडिटी स्वैप यहां से तो नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेंड शिफ्टिंग के दौरान हुआ। अब आपके लिए ये वाली लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये भी, ये भी। जितनी दफा मार्केट ऊपर जाएगी इससे गिरेगी, इसको ब्रेक किया, मार्केट के नीचे आई थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब इसके ऊपर जाएगी तो फिर दोबारा क्या करेगी मार्केट? फिर नीचे की तरफ नीचे आएगी, आएगा सर। फिर ऊपर की तरफ जाएगी। इसके जब इसको ब्रेक बिल्कुल। करेगी तो यहां से भी इस तरीके से होगा, जब इसको ब्रेक करेगी तो यहां से भी इस तरीके से होगा। तो ये लिक्विडिटी लेवल्स है जहां पर लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो प्राइस वहां तक जाएगी। पहला एग्जांपल तो आप लोगों को सामने ही बिल्कुल मिल गया कि यहां से देखो कि लिक्विडिटी को हंट किया एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई। अब नीचे इम्बैलेंस है, प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दिया, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसका मतलब कि अगली बारी है ये वाला पॉइंट की। अब ये लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है, लिक्विडिटी रन भी हो सकता है अप ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए। तो आज इसी को स्ट्रक्चर को यहां तक छोड़ते हैं। आपको जो देखने का जो काम है वो ये है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जैसा आज हमने पढ़ा। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इम्बैलेंसेस हैं, लिक्विडिटी के बारे में डिटेल में, क्योंकि लिक्विडिटी कौन कौन कितने किस्म की होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, पैटर्न की लिक्विडिटी कैसे होती है, वेव की लिक्विडिटी कैसे होती है, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सब समझेंगे। तो जो आज पढ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर इस जी सर जी। ये स्ट्रक्चर हर मार्केट में ऐसे ही काम करता है? हर मार्केट में ये प्राइस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको कोई और मार्केट दिखाऊं वहां पर भी ऐसा है, चाहे वो जो सिंथेटिक मार्केट है उसका तो स्ट्रक्चर मतलब इससे ज्यादा वर्क करता है, इससे ज्यादा वर्क ज्यादा करेगा। है। हाँ, ये तो यहाँ पर तो न्यूज की वजह से आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब दिखता है, वो वाला स्ट्रक्चर हम्म। आपको इससे भी ज्यादा काम में दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ H4। ठीक है। अब आप देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, देखा? हाँ, यस। देखो कि प्राइस ने लिक्विडिटी को हंट किया, मार्केट नीचे की तरफ आई, लोअर लो बनाया। डाउन। अब मार्केट ने क्या बनाया है? इक्वल इक्वल। लोज इक्वल है बनाए। सर, इक्वल है। अब मतलब अगली बार जब भी इक्वल लोज को ब्रेक होगी मार्केट फिर अप ट्रेंड बनेगा। काफी दिनों से इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे ये ब्रेक होगा फिर मार्केट जो ऊपर जाएगी ना, ऐसे भागेगी, फिर किसी को मौका ही नहीं देगी इस तरीके से। तो ऐसे मतलब कि ये स्ट्रक्चर्स यहां पर भी काम करते हैं। यहाँ यहां से आप देखोगे इसके अंदर तो आपको स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब जैसे कि ये वाला लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ, फिर प्राइस ने यहां पर भी नहीं किया, इसके नीचे ये वाला भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, तो फाइनली प्राइस ने फिर ये वाला को हंट किया और इसको हंट किया। ठीक है। देन मार्केट नीचे की तरफ आई,
फिर प्राइस ने इक्वल लो किया, फिर इसके ऊपर जो लिक्विडिटी था ये इसने हंट किया, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इस वाला इंटरनल स्ट्रक्चर का यहां पर लो करके यहां से हंट किया, देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी हो, अगर मैं स्टेप इंडेक्स आपको दिखाऊं 15 मिनट के ऊपर, तो यहां पर भी आपको यही मिलेगा। आप देखिए कि प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट किया है और फिर लिक्विडिटी हंट करके डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब मार्केट देखो कि सिंगल लो बना के जा रही है ऊपर, इसके अप ट्रेंड बनाने जा रही है? नहीं, मार्केट अप ट्रेंड नहीं बनाने जा रही। इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसके ऊपर भी हम आएंगे, मैं आप लोगों को फिर सारा स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम के ऊपर समझाऊंगा कि देखिए कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कितना आसान है, फिर आपको सिग्नल अच्छे मिल जाते हैं। यहां पर भी कोई भी आपको चार्ट मिल जाए, आप उसको इमीडिएट दे सकते हो कि अभी करंट पोजीशन क्या चल रही है। अब आप खुद सोचो कि कितनी क्लियर पोजीशन है। मार्केट ने क्या किया था, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मार्केट ने एक्चुअल लेवल को डाउन की तरफ ब्रेकआउट किया एंड देन अप की तरफ ब्रेकआउट किया। मतलब कि क्या ट्रेंड शिफ्टिंग है कि नहीं है? शिफ्ट हो गया आप। यस सर। शिफ्टिंग है। यस सर। अब इसी को हम 1 घंटे पे लेके जाएंगे चार्ट को। आप देखें 1 घंटे पे गए तो मार्केट ने ये देखो कि डाउन ट्रेंड की तरफ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से नीचे की तरफ आ रही थी, जब इसने ये क्यों किया, ऐसे एक रेंज बनाई, ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। देखें यहां पर सारे स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे ना, जब 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे नॉइज बहुत ज्यादा होता है, यहां पर समझ में नहीं आता इस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं कौन सा नहीं। पहले हम मास्टर तो हो जाए हायर टाइम फ्रेम पे, फिर यहां पर भी सारा कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर ओके। मिलते हैं कल की क्लास पे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर ओके सर। वो ये अल्लाह स्किप सर। हाफिज। क्या कह रहे हैं? सर स्किप सर वो इंडिकेटर की स्किप सर देना था सर, आपने ओके बोला था ओके सर। ओके।